हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद की जो कविता है हमारे पाठ्यक्रम में, ले चल वहाँ भुलावा देकर। इस कविता का जो मूल भाव है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो जयशंकर प्रसाद है उनकी जो काव्य भाषा है उनको समझने का हम प्रयास करेंगे, जैसे उनकी शब्द योजना और जो उनका काव्य सौष्ठव है उसकी भी जानकारी हम लेंगे। उससे पहले इनका जो परिचय मैं दे देती हूँ आपको जयशंकर प्रसाद का। इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 को बनारस में हुआ था और उनके जो पूर्वज थे वो कानपुर के रहने वाले थे। तो जिन्होंने व्यवसाय को ध्यान में रख करके बनारस में रहने का निर्णय लिया था। और जयशंकर प्रसाद की जो औपचारिक शिक्षा है वह केवल 6ठी-7वीं कक्षा तक ही बनारस के क्वींस कॉलेज में हुई थी और वो 48 साल की उम्र में 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने अल्पायु के बावजूद विपुल साहित्य रचा था और उनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। उनकी जो काव्य कृतियां हैं, कानन कुसुम, चित्राधार, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, और जो नाट्य कृतियां हैं उनकी उर्वशी, सज्जन, कल्याणी, परिणय, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजात शत्रु जो आपके सिलेबस में भी है। और कहानियां जो है छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कथा प्रबंध जो है पंचायत और ब्रह्म ऋषि। इनके उपन्यास भी आपने इनके नाम सुने होंगे। कंकाल जो 1930 में प्रकाशित हुआ था, तितली 1934 में प्रकाशित हुआ था। इरावती जो इनका उपन्यास था वह इनके अपूर्ण था, वह उनके मरणोपरांत 1940 में प्रकाशित हुआ था। और निबंध जो है इन्होंने काव्य और कला नाम से निबंध लिखे थे, वो भी इनकी मृत्यु के बाद में ही 1939 में प्रकाशित हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 श्रेष्ठ कवियों में से है। उनके लेखन काल का अधिकांश छायावाद 1918 से 1936 के दौर से जुड़ा हुआ था। निरालापन महादेवी की तुलना में जयशंकर प्रसाद ने परिमाण की दृष्टि से सबसे ज्यादा छायावादी साहित्य की रचना की थी। तो उन्होंने कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचना में उच्च कोटि की रचनाएं दी। तो प्रसाद जी की जो कविताएं हैं मूल रूप से कैसी है? रोमानी। छायावाद की प्राय सभी विशेषताओं को अपने में समेटे हुए उनकी जो कविताएं हैं कामायनी में शैव दर्शन के आनंदवाद तक भी पहुंचती है। तो जो कामायनी है उसको न केवल छायावाद में बल्कि जो हिंदी कविता के इतिहास है उसमें भी विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, मगर इन नाटकों में अपने वर्तमान को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता मौजूद है। तो उन्होंने तितली और कंकाल नामक उपन्यासों में यथार्थ चित्रण का ध्यान रखा है। तो उनके उपन्यास जो है रोमानियत के बजाय यथार्थ की तरफ उन्मुख हैं। ठीक है। प्रसाद की कहानियों में रोमानियत और यथार्थ दोनों रूप मिलते हैं। तो उनके जो आलोचनात्मक आलेख हैं उनमें प्राय साहित्य की अवधारणात्मक समझ को सुलझाने का प्रयास दिखाई पड़ता है। फिर ये कविता, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पाती घनी रे। तो जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभू सी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सजन करते मेला से,
अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। ये जो कविता है ना, ये लहर जो इनका काव्य संग्रह है उसमें 1935 में संकलित है, प्रकाशित हुई थी। तो इस कविता की रचना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1931 में। जो साप्ताहिक पत्र है ना जागरण, जो बनारस से प्रकाशित होता था, उसमें ये पहली बार इसका प्रकाशन हुआ था, जगन्नाथपुरी से। इस गीत की रचना जो है 19 दिसंबर 1931 को जगन्नाथपुरी में हुई थी। उसके बाद में इसका जो पहला प्रकाशन था वो 11 फरवरी 1932 को साप्ताहिक पत्र जो था जागरण बनारस से, उसमें हुआ था। तो ये जो कविता है ये पलायनवादी होने के आरोप से जुड़ी रही। पलायनवादी, इस पे आरोप लगे थे। इस कविता में प्रसाद ने जो नाविक है उसको संबोधित करके कह रहे हैं। नाविक यहां किसे कहा गया है? नाविक नियति को संबोधित करके कह रहे हैं। नियति को यहां नाविक कहा गया है कि मुझे एक ऐसी जगह पर ले चलो जहां सांसारिक झगड़े न हो, जहां मैं प्रकृति के मूल रूप को अपनी आंखों से देख सकूं, अपने कानों से सुन सकूं और अपने हृदय की जो गहराइयों से महसूस कर सकूं। तो इस कविता में वहां, जैसा बताया ना कि ले चल वहां से तात्पर्य है वैसी दुनिया से जहां मनुष्य के संघर्षमय माहौल को स्थगित किया जा सके। तो एक तरह से प्रसाद का ये कल्पित लोक है जहां प्रकृति अपने अनुभूतिमय रूप में उपस्थित है और मनुष्य का जो हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है। तो इस कविता में एक ऐसे लोक की कल्पना करते हैं जयशंकर प्रसाद जहां धरती का कोलाहल बिल्कुल ना हो, प्रकृति अपने मूल रूप में दिखाई पड़ रही हो और प्रकृति का यह रूप हमारी अनुभूतियों को विस्तार देता हो ताकि हम अपने स्वाभाविक रूप के नजदीक पहुंच सके। मगर ये जगह होगी कहां? प्रसाद ने वह जगह तो ठीक ठीक नहीं बताई है, मगर उस जगह के लक्षणों के बारे में बताया है और नाविक से आत्मीयता पूर्वक कहा कि उस जगह पर ले चलो। तो यह नाविक कौन है? प्रसाद उससे अपना प्रकट करते हुए कहते हैं, मेरे नाविक, छायावाद की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्राय यही निष्कर्ष निकाला गया है कि यह नाविक कौन है? हम सब। तो यहाँ जो नियति है या जो प्रारब्ध है इसे हम भाग्य या तकदीर भी कह सकते हैं। नियति कहते हैं भाग्य को। तो प्रसाद नियतिवादी भी कहे गए हैं। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसाद चाहते हैं कि काश मैं संयोग से नियति के सहारे या भाग्य के सहारे, तकदीर के सहारे ऐसी जगह पहुंच पाता जहां धरती के संघर्ष नहीं होते हैं और प्रकृति अपने मूल रूप में अनुभूतिमय बनकर हमारे सामने होती। प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे नाविक, मुझे भुलावा देकर धीरे धीरे वहां से ले चलो। मुझसे बताने की जरूरत नहीं है कि उस जगह पर तुम किस रास्ते से लेकर चलोगे, मुझे अनजान ही रहने दो। मैं इस उलझन बहस में भी पड़ना नहीं चाहता कि कौन सा रास्ता मुझे वहां पहुंचाएगा। तुम सहज भाव से धीमे धीमे ले चलते हुए उस जगह तक मुझे पहुंचा दो। तो वह मेरी अभिष्ट जगह है। मैं वहां पहुंच करके उन तमाम आवरणों को फेंक देना चाहता हूं जो धरती के संघर्षों के कारण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर प्रसाद कहते हैं कि वे उस जगह के लक्षणों के बारे में बताते हैं, उस जगह की पहचान बताते हुए वे कहते हैं कि मुझे उस निर्जन जगह पर ले चलो जहां सागर की लहरी अंबर के कानों में निश्चल प्रेम की गहरी कथा कहती हो और वहां पर धरती का कोलाहल बिल्कुल न हो। धरती के संघर्षों से दूर अपने प्राकृतिक स्वभाव में प्रेम को देखने की अभिलाषा कवि ने प्रकट की है।
तो मैं उस जगह पर ढलती हुई शाम के रूप को देखना चाहता हूं और महसूस करना चाहता हूं कि शाम में कैसे जीवन अपनी कोमल काया को विश्राम के लिए छोड़ देता है। जो जीवन दिन भर सक्रिय रहता है वह शाम में विश्राम के लिए अपने शरीर को निष्क्रिय कर देता है। मैं इस दृश्य को देखना चाहता हूं, मैं उस गहराती हुई शाम में तारों की पंक्तियों को निकलते हुए देखना चाहता हूं और महसूस करना चाहता हूं कि ये तारे जीवन छाया के ढुलकते आंसुओं की तरह है। प्रकृति के ये दृश्य जीवन की छाया यानी जो जीवन का प्रतिरूप है या जो प्रतीक है उसके रूप में मेरे सामने घटित होते दिखाई पड़े, ताकि मैं जान सकूं कि मनुष्य का जीवन अपने प्राकृतिक रूप में किस तरह का है। यह भी समझ सकूं कि सांसारिक संघर्षों ने जीवन को कितना अस्वाभाविक बना दिया है। यह सृष्टि विराट और गंभीर है, वह अपनी मधुरता और गंभीरता की छाया में अनेक चित्रों को समेटे हुए है। ये चित्र स्थिर चित्रों की तरह नहीं है बल्कि गतिशील है। तो ये चित्र वास्तविक होते हुए भी चंचल माया की तरह अनेक रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। मैं सृष्टि के चित्रों के बीच प्रकृति की विराटता के प्रत्यक्ष रूप को देखना चाहता हूं, ठीक वैसे ही जैसे विराट को सीधे देखकर उसकी विराटता को महसूस करना, विभु की विभुता को अप्रत्यक्ष रूप से महसूस करने के कई उपाय हैं। हम लघु रूपों में भी विराटता को महसूस कर सकते हैं, मगर यह सब अप्रत्यक्ष ही रहता है। मैं प्रत्यक्ष रूप से विराट को देखकर उसकी विराटता को जानना चाहता हूं, यह विराट सुख से बना है या दुख से। तो कवि का मानना है कि यह विराट सुख दुख के सापेक्ष नहीं होता है, वह सत्य की तरह होता है, वह आनंद की तरह होता है, वह रस की तरह होता है। तो हे नाविक, मुझे उस जगह पहुंचकर एक और दृश्य देखना और महसूस करना है। मैं रात के उस रूप को देखना चाहता हूं जिसमें श्रम से थकी सृष्टि विश्राम कर रही हो। श्रम विश्राम के मिलन बिंदु की तरह बनी हुई उस रात को देखना चाहता हूं। रात मानो ढल रही हो, क्षितिज के तट पर प्रभात अंगड़ाइयां ले रहा हो। रात के विश्राम के बाद पुनः सृष्टि के विभिन्न घटक सृजन के कामों में लगते हुए ऐसे दिखाई पड़े मानो सुबह होते ही सृजन का मेला सा लग गया हो। मैं सुबह के उस दृश्य को देखना चाहता हूं कि कैसे उषा की आंखों से बरसती अखंड ज्योति अमर जागरण का संदेश लेकर आती है। हे नाविक, मुझे तुम ऐसी जगह पर ले चलो। इस कविता का काव्य सौष्ठव क्या है? काव्य सौष्ठव ये पलायन का गीत नहीं है। इसमें जीवन की आसक्ति से मुक्त होकर जीवन को समझने की कामना की गई है और सांसारिक संघर्षों ने जीवन को वेदनामय बना दिया है। तो कवि का विचार है कि ये जीवन अपने मूल रूप में कैसा है? आनंद मूलक। और इसमें कवि की आकांक्षाओं का संसार प्रकट हुआ है। ले चल वहां भुलावा देकर ये जो कविता है जीवन के प्राकृतिक रूप को समझने का आग्रह करती है। सांसारिक संघर्ष, आकर्षण, भ्रम और संबंध के कारण हम जीवन को छद्म दृष्टियों से देखने को बाध्य हो जाते हैं। कवि ने एक ऐसी जगह की कल्पना की है जहां पहुंचकर जीवन को उसकी प्रकृति के साथ निभ्रांत होकर के देखा जा सकता है। अब यहां देखते हैं कि प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ले चल वहां भुलावा देकर कविता में नाविक शब्द से क्या अभिप्राय है। तो हम कहेंगे कि नाविक शब्द से अभिप्राय है नियति का प्रसाद, अपनी नियति से नियति का प्रसाद। तो अपनी नियति से मानो वह कह रहे हैं कि मुझे तुम ऐसी जगह ले चलो जहां सांसारिक संघर्षों और जो आवरणों
को किनारे कर मनुष्य के जीवन को समझने का अवसर मिले। इस संसार में जितने रास्ते दिखाई पड़ते हैं वे सब के सब अन्य अन्य प्रसंगों से आक्रांत हैं। तो मैं प्रकृति के जो निरावृत रूप है उसमें जीवन के रूप को देखना चाहता हूँ। इस काम में मेरी सहायता शायद मेरी नियति ही कर सकती है। तो अपनी नियति को ही मेरे नाविक का रूप इस कविता में दिया है। एक बात हम इसमें और देखते हैं कि यहाँ इस कविता पर पलायनवाद का आरोप लगाया है, तो वह सही है कि नहीं। इस कविता में एक ऐसी जगह पर जाने की आकांक्षा प्रकट करते हैं जयशंकर प्रसाद कि जहाँ सांसारिक संघर्षों और आवरणों से मुक्त होकर प्रकृति और जीवन के निरावृत रूप को देखा जा सके। तो वे पहले परिच्छेद में कहते हैं कि मुझे उस निर्जन स्थान पर ले चलो जहाँ सागर की लहरें हैं और अंबर के कानों में निश्चल भाव से अपनी प्रेम कथा कह रही हूँ, वहाँ किसी भी प्रकार का सांसारिक कोलाहल न हो। पूरी कविता में इसी भाव को पल्लवित किया गया है। अपने प्रारंभिक रूप में यह कविता संसार से पलायन करती हुई भले मालूम पड़ती है, मगर अंत में ये जीवन के मूल प्रश्नों पर ही विचार करती है। विकसित होती जाती सभ्यताओं में इतने सारे आवरण बनते जा रहे हैं कि जीवन के मूल को पहचानने में कठिनाई होने लगती है। तो यह कविता इसी मूल रूप के महत्व की याद दिला रही है। यह कविता छायावाद के यूटोपियाई संसार की तरह भी है, अतः इस कविता पर पलायनवाद का आरोप लगाना पूरी तरह से सही नहीं है। अब हम संक्षेप में जो जयशंकर प्रसाद के काव्य में जो राष्ट्रीय भावना है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रसाद के जो नाटक और काव्य हैं उनमें भारतीयता की भावना और देशभक्ति की भावना देखी जा सकती है। और इनकी जो कामायनी जो रचना है उनमें कई स्थानों पर अतीत के गौरवगान के साथ में वर्तमान की दृष्टि से पौरुष की भावना भी दिखाई पड़ती है और जो उनके देश प्रेम का परिचय देती है। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लहर काव्य संग्रह में जो अशोक की चिंता और शेरसिंह का जो शस्त्र समर्पण और पेशोला की प्रतिध्वनि, ये जो कविताएं हैं इनमें देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। तो शेरसिंह का शस्त्र समर्पण जहाँ देश की रक्षा के लिए और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कटिबद्ध रहने की घोषणा करता है, उसी जगह पेशोला की जो प्रतिध्वनि है उसमें मातृभूमि की स्वाधीनता को लेकर के वीरता का स्वर मुखरित हुआ है। तो शौर्य, साहस और राष्ट्र की गरिमा, इसकी आकांक्षा से ये पेशोला की प्रतिध्वनि शीर्षक की रचना जयशंकर प्रसाद ने की है। फिर इनकी जो रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं, उनमें राष्ट्रीय भावना के रूप में भारत का जो प्राचीन गौरव है, भारत की जो संस्कृति है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। ऐसे स्थलों पर प्रेरणादायी भावों का बिंब प्रस्तुत करना और साथ ही ये संदेश देना कि हम भारतीय अपने पूर्वजों के शौर्य, सम्मान, उदारता, साहस और उज्जवल जीवन के आदर्शों, जीवन मूल्यों, मानव मूल्यों से मंडित रहे हैं और साहसी और विजयी बनकर देश के सामने उन्नति के लिए, देश की प्रोन्नति के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उसी प्रकार इनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रसाद के जो नाटक हैं उनमें और कहानियों में जो कथानक हैं और उनके जो पात्र हैं उनके माध्यम से भारतीय परंपरागत आदर्शों की प्रतिष्ठा की गई है और भारत की जो महिमा है उनका गौरवपूर्ण बखान किया गया है। जैसे कामायनी की कुछ पंक्तियां हैं उसमें प्रसाद ने भारतीय आदर्शों का उल्लेख किया है, जैसे तप नहीं केवल जीवन का सत्य, करुण वह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। और जो शेरसिंह का शस्त्र समर्पण कविता उसमें भी भारतीय सैनिकों के आत्मगौरव को एक आदर्श के रूप में वर्णित किया गया है। उसकी कुछ पंक्तियां हम देखते हैं यहाँ। आज विजय हो तुम और हैं पराजित हम,
तुम जो कहोगे इतिहास भी कहेगा वही, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है, कहेगी शत शत संगरों की साक्षिणी, सिख थे सजीव सत्व रक्षा में प्रभु। तो यहाँ एक जाति का गौरव का आदर्श भी यहाँ पर निरूपित किया गया है। तो प्रसाद के काव्य में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना के सुंदर और ओज गुणों से अभिव्यक्त वर्णन हुआ है। इसी प्रसंग में उन्होंने भारत के अतीत का गौरवगान, संस्कृति की जो महानता है और जो आदर्श हैं भारतीय संस्कृति के, उनको लिपिबद्ध किया है। तो इस दृष्टि से प्रसाद जो है भारतीयता के अमर गायक कहे जा सकते हैं। अब आप इसको पढ़ना, फिर नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर देना,